दोस्तों कैंडी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है S.A. इशाकी सर, जो फॉर्मर ब्यूरो चीफ हैं डेक्कन क्रॉनिकल के। आज उनसे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स पर। आपका स्वागत है हमारे कैंडी टॉक्स शो पर। आजकल बड़ी चर्चा हो रही है जोहो कॉरपोरेशन के बारे में। आखिर जोहो कॉरपोरेशन है क्या? ये जोहो कॉरपोरेशन जो है एक इंडियन बेस्ड इंफॉर्मेशन IT कंपनी है एक्चुअली। तो इसको एस्टैब्लिश करे थे श्रीधर वेम्बू नाम के तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जो मद्रास IIT से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद में उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को जाके वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में PG करे थे पोस्ट ग्रेजुएशन, और वहीं PhD करके वहाँ पे एडवेंट नेट बोल के एक कॉरपोरेशन स्टार्ट करे थे न्यू जर्सी में 1996 पे। उसके बाद उन्होंने 2009 में इंडिया में उसको जोहो कॉरपोरेशन का नाम देके उन्होंने और टोनी थॉमस नाम के और दोनों दोस्त है या उनके कोलीग्स है, कोई दोनों मिलके जो है जोहो कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश करे हैं। जोहो कॉरपोरेशन जो है रिसेंटली ये जो है चर्चा में आने की वजह ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स जो भी हैं उसके जो इंटरनल मेल कम्युनिकेशन होता है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेके होम मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, जैसा राइट फ्रॉम ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स में जो मुलाजिम काम करते हैं, फ्रॉम क्लर्क टू मिनिस्टर, फ्रॉम क्लर्क टू प्राइम मिनिस्टर, ये जितने भी लेवल्स हैं इनके बीच में जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है इनके लिए थ्रू मेल आईडी से होता है। तो ये मेल आईडीज़ का पूरा जो है एक्चुअली पहले नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, वो एक कंपनी एक्चुअली उसके ज़रिए होता था पूरे। तो रिसेंटली क्या करी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये पूरे तमाम जिनके मेल कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो मेल इनका जो करस्पॉन्डेंस चलता है मेल्स के थ्रू, ये पूरा अब NIC से लेके जोहो कॉरपोरेशन को शिफ्ट कर दिए हैं। तो जोहो कॉरपोरेशन को शिफ्ट करने के वजह से लोगों के दिल में ख़ास करके साइबर एक्सपर्ट्स के दिमागों में और बाकी के लोगों में एक डर ये पैदा हुआ है कि जिसके वजह से नेशनल सिक्योरिटी को कुछ थ्रेट हो सकता है बोल के डर पैदा हो गया। पर्टिकुलरली क्यों बोले तो जो खुफिया इन्फॉर्मेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, ख़ास करके डिफेंस, होम मिनिस्ट्री और जितने भी जो इंटरनल कम्युनिकेशन है और मिलिट्री सर्विसेज का, और मिलिट्री के थ्रू डिफेंस का मतलब है मिलिट्री है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस है, DRDO है, इसरो है वगैरह, पूरे जितने भी डिफेंस के फील्ड में ये पूरे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो भी है अपना, ऐसा ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो पूरे पहले नेशनल NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर वो कंट्रोल करके वो ऑर्गेनाइज करती थी। उनके सर्वर में इनका पूरा जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करके रहता था, पर्टिकुलरली डेटा, इट्स पूरा डेटा। ये डेटा जो है अब लीक होने की, डेटा दूसरे लोगों की यानी प्राइवेट पर्सनस के हाथ में जाने की अंदेशा लगा के लोग जो है, लोग पर्टिकुलरली साइबर एक्सपर्ट्स है जिसके नॉलेज रखते हैं, ये है इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा कर रहे हैं, ख़ास करके इंडिपेंडेंट मीडिया में। अब गोदी मीडिया तो पूरा उसको सपोर्ट कर रही, पूरे ट्रांसफ़र करे सो पूरे, लेकिन बाकी लोगों को लेके एक डर तो पैदा हुआ कि भाई इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है बोल के। पर्टिकुलरली लीक होने के साथ साथ और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जब ये गवर्नमेंट की एंटिटी से वो प्राइवेट एंटिटी के पास जाता है? तो पर्टिकुलरली इसमें क्या है बोले तो एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि सब डिफेंस के बीच में और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा कि भाई कुछ बॉर्डर में अपने दुश्मन कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए सपोज फोर्सेस को यानी मिलिट्री को बॉर्डर के करीब पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मोबिलाइज करो, यहाँ से वहाँ से लेके फलाने एरिया से वहाँ से शिफ्ट करो, वहाँ को मोबिलाइज करो, इतने किलोमीटर के दूर में अपन कैंप कर सकते हैं, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन चलते रहती। तो ये इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली थ्रू मेल के थ्रू ही जाती है एक्चुअली। तो ऐसे मेल्स कुछ लीक हो गए तो वो जाके दुश्मन को हाथ लग गए, तो डेफिनेटली ख़तरे का अंदेशा तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलरली जब तक अभी तक गवर्नमेंट के अंडर में थी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के अंडर में थी, अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन लीक का तो कोई इंसिडेंट अभी तक इतना, क्योंकि नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर जो है कायम हुआ था 1976 में। तो 1976 से लेकर आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया
कि भाई खुफिया इन्फॉर्मेशन जो है लीक हुआ या नहीं तो प्राइवेट लोगों के हाथ में चले गए। वो मिलिट्री के हनी ट्रैप में इधर उधर कोई लेडीज ट्रैप करके वो लोगों को अपने कब्जे में लेके इन्फॉर्मेशन लीक कर लिए या हासिल कर लिए कुछ क्रूशियल डेटा, ऐसे इंसिडेंट्स है। लेकिन एनआईसी का कोई ऐसा अभी तक मेरे जानकारी में तो नहीं है। अगर माजी में कुछ हुआ है तो हम थोड़ा सा वो हिस्ट्री में जाके चेक करना पड़ता है, मगर एज इट इज़ ऐसा कोई मुल्क को दहला देने वाला कोई ऐसा इंसिडेंट तो एनआईसी से को लेकर अभी तक तो सामने नहीं आया। तो अब ये जोहो कॉरपोरेशन को अगर जा रहा है तो जोहो कॉरपोरेशन में कौन काम कर रहे, क्या है, उनके बारे में किस तरह से वो जोहो कॉरपोरेशन उनकी एंटीसीडेंट्स, मतलब आप कोई एम्प्लॉई है उसके एंटीसीडेंट्स बोले तो माजी में उन क्या करता था, उनको किसके साथ में लिंक्स है, क्या है, ये पूरे ऐसे चीज़ें जो है उसके पास किस तरह से उन्हें एंटीसीडेंट वेरीफाई करता, इसके बारे में लेके कोई फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। जैसा कि आप गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट में भी आप सेलेक्ट हो गए, आपको एक नौकरी के लिए सेलेक्ट किया गया तो आपके बारे में इंक्वायरी होती, इंटेलिजेंस वाले आते हैं, आपका पुराना रिकॉर्ड देखा जाता, आप कोई केस में मुलविस थे क्या, या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह पूरा वेरिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह का वेरिफिकेशन जो है हुआ नहीं हुआ, जोहो कॉरपोरेशन किया या नहीं किया, ये तो किसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, ये तो जोहो कॉरपोरेशन खुद आके बोलना चाहिए। तो पर्टिकुलरली लोगों को साइबर एक्सपर्ट्स या आईटी एक्सपर्ट्स जो भी इस तरह का खौफ ज़ाहिर करने में ये मुनासिब है एक्चुअली बताया गया तो, क्योंकि इसको नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि कोई फुल प्रूफ कोई गवर्नमेंट से भी कोई गारंटी नहीं है। जोहो के पास, जोहो तो कंपनी है, जोहो का कंपनी का जब चेयरमैन वगैरह जो भी है, कॉरपोरेशन के फाउंडर्स जो भी है, जैसा कि श्रीधर वेम्बू में बताया, ये लोग तो आके ओपनली डिनाई करेंगे नो 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 वी हैव ए फुल प्रूफ सिस्टम, ये पूरा करेंगे बोल के। लेकिन लोगों के दिल में और ख़ास करके ये एक्सपर्ट्स के दिल में तो इसको लेके थोड़ी सी सवाल निशाना बना हुआ है। तो एक और बात भी उसमें ये भी आ रही कि स्वदेशी करने का भी हमारा मकसद है कि हमारे पास रहे। तो ये स्वदेशी मतलब सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत बोल के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मुहिम चला था, मेक इन इंडिया वगैरह बोल के, ये पर्टिकुलरली ये स्वदेशी का ये मूवमेंट ये स्वदेशी का इस सिलसिले में पर्टिकुलरली जोहो कॉरपोरेशन को ये ट्रांसफ़र करने में स्वदेशी का ये जो मसला सामने जो लेके आए, ये फ्लैंक, इसका मेन मतलब ये है कि श्रीधर वेम्बू जो है उन्हें डायरेक्टली तो उनके कॉन्टैक्ट्स आरएसएस से नहीं है, मगर उनके जो अभी तक जो कारनामे हुए थे उसके साथ में लेकर लोगों को क्लियर कटली ये समझ में आता है कि उनके इंक्लिनेशन यानी उनका रुझान जो है टुवर्ड्स आरएसएस की तरफ है, उसकी आइडियालॉजी की तरफ है बोल के समझ सकते हैं। क्योंकि 2020 में जो आरएसएस का एक नेशनल चेन्नई आईटी विंग वाले कॉन्फ्रेंस लगाए थे, उसके एक चीफ गेस्ट बने थे। उस ज़माने में भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई 2020 में भी कि जो आरएसएस को के आइडियालॉजी को जो लोग नहीं मानते हैं उनके उसको अगेंस्ट जो काम करते हैं, ऐसे फोर्सेस पूरे जोहो कॉरपोरेशन को बॉयकॉट करो बोल के एक मुहिम चलाए थे इंटरनेट पे। वो बाद में सब्सिडाइज हो गया। उसके बाद 2024 में जो 70th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया अखिल भारत विद्यार्थी परिषद जो ABVP बोलते हैं, जो आरएसएस का ये बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इनके कॉन्फ्रेंस में इन्होंने चीफ गेस्ट बन के गए थे। और तीसरी बात यह है कि इन्हों खुद श्रीधर वेम्बू खुद स्वदेशी कुछ संस्थान बोल के एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और वो टोटली स्वदेशी जागरण मंच के आइडियालॉजी के पैरेलल रहता है दो भी, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच जो है आरएसएस का एक वन ऑफ द विंग है वो। तो इसके लिए तो एक दो जगह मैं समझता हूँ, 2-3 मेरे को जितना याद है, तो श्रीधर वेम्बू ओपनली स्टेटमेंट्स भी ये दिए कि मेरे को बीजेपी आइडियालॉजी और आरएसएस की आइडियालॉजी पे मेरा थोड़ा सिंपैथी है, मगर मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे को कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं है बोल के। तो यहाँ तक तो उनका सफाई के वहाँ, लेकिन उनके ऊपर और थोड़ा डाउट बढ़ने की ये क्या है बोले तो 2021 में उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। उसी दौरान उनको 2021 में ही कुछ महीने इधर उधर में इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया गया। ओके,
तो उसके बाद में जोहो कॉरपोरेशन को अब ये कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर किया गया। तो 2021 में उन्होंने नेशनल एडवाइजरी जो भी काउंसिल है उस पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर बनाए जाते हैं। तो ये काउंसिल कई तरह के एडवाइजर्स देती रहती है, जिसमें हो सकता कि भाई यही एडवाइस वहीं से ही जनरेट हो सकता एनआईसी का। तो अब एनआईसी से हटा के जोहो कॉरपोरेशन को माइग्रेट करने में गवर्नमेंट बता रही सो वजह क्या है बोले तो 2022 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पे रैंसमवेयर हैकर्स जो है उसके सर्वर को हैक कर लिए थे। तो वो चाइना बेस्ड की कुछ हैकिंग गैंग है, क्रिमिनल की गैंग है, वो लोग हैक कर लिए और उसके बाद कुछ 200 करोड़ उनके पास रैंसम डिमांड करे थे। उसके बाद में वो इश्यू बाद में सबसाइड हो गया था। ये चीज़ जो है सामने लेके आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बता रही कि भाई एनआईसी भी वनरेबल है, एक मतलब हो सकता है कि भाई उसको वो भी ख़तरे से खाली नहीं है, उसको भी ख़तरे के चांसेस है। यस, ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी ये कि भाई एनआईसी के ऊपर एक कंप्लेंट एक जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम जो है, कंप्लेंट भी नहीं बोल सकते, इल्ज़ाम जो है एनआईसी के सर्वर्स हमेशा डाउन होते रहते हैं। एनआईसी जो है इमीडिएटली मेंटेनेंस में फेल्यूर है, जिसके वजह से गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस में हमेशा हैम्पर होते रहता। तो ये नाम के उसके ऊपर इल्ज़ाम है। तो उसके लिए ये सब कुछ है, यानी एक बार सर्वर हैक हो गया एम्स का, और दूसरी बात ये है कि वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, बल्कि ये पूरे वजह बता के अब इधर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई जो गवर्नमेंट जो वजह बता रही एनआईसी का सर्वर हैक हुआ बोल के, एक्चुअली वो करेक्ट नहीं है। वो सिर्फ एक जैसा कि दिखता है कि एक बहाना जैसा दिखता है, क्योंकि जिस दिन वो सर्वर्स हैक हुए थे वो नॉट एनआईसी के सर्वर्स नहीं है, वो एक्चुअली कंप्यूटर फैसिलिटी बोल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एक इन हाउस कंप्यूटर मैकेनिज्म है, जिसके ऊपर जो है ये हैकिंग हुआ था। और वो 3-4 दिन में लोकली उसको ठीक कर लिए वो लोग। उसके बाद में उनके सर्वर्स तो आप उसी दौरान ही उसके जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे उनके स्टेटमेंट के हिसाब से वो सर्वर हैक होने के ज़रिए से क्या हुआ, उनको तकलीफ़ ये हुआ कि भाई डे टू डे जो पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स रहते, डॉक्टर के कंसल्टेशंस के वो रहते, और ये रिपोर्ट्स इधर से उधर जो करस्पॉन्डेंस करना रहता, और जिसके टेस्ट वगैरह हुए उनके रिपोर्ट इन टाइम डिलीवरी नहीं कर सके बोल के। जबकि अगर एनआईसी का ही ये एम्स का में जो एनआईसी के सर्वर्स है, एनआईसी के सर्वर्स में जो एम्स का डेटा स्टोर होके अगर वो लीक होके रहता, तो आज तक प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ रिकॉर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर के हेल्थ रिकॉर्ड्स, और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं अपने, क्योंकि एम्स जो रिकॉर्ड्स रखता है उसके टॉप ब्राफ्स इंडिया के जितने भी टॉप है, जैसे कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर, फार्मर प्रेसिडेंट्स, करंट प्रेसिडेंट, करंट वाइस प्रेसिडेंट, करंट प्राइम मिनिस्टर, करंट होम मिनिस्टर, इनके सबका जो है हेल्थ का डेटा तकरीबन दिल्ली एम्स के पास ही रहता। तो ये पूरा डेटा अभी तक लीक होना चाहिए, 2022 में हुआ सो, फिर अभी तक वो डेटा नहीं लीक हुआ। इसका मतलब है हैकर्स को भी कुछ नहीं मिला, तो गवर्नमेंट उसको पैसे दी या नहीं दी, दे के सबसाइड करी, क्या करी, वो तो बाकी का उसका नेक्स्ट क्या फॉलोअप हुआ किसी के पास नहीं है। इंसिडेंट हुआ, उसके बाद चंद दिनों के बाद में वो सर्वर्स ठीक हो गए। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बताई कि भाई कब हुआ, कैसा हुआ, कौन पकड़े गए, किसको कैसा ट्रैप करे, पैसे दिए नहीं दिए, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके वजह से भी जो है लोगों के दिल में एक डाउट पैदा होता है कि एक तो श्रीधर वेम्बू के इंक्लिनेशन बोले तो उनके रुझान जो है आरएसएस की तरफ रहना, और दूसरी बात है कि ये फुल प्रूफ से एनआईसी का जो वजह बता रहे उसके ऊपर भी थोड़ा फुल प्रूफ नहीं है। तो इससे ये चीज़ों को लेके जो है जोहो मेल को ट्रांसफ़र करने के बारे में सिक्योरिटी से भी ज़्यादा श्रीधर वेम्बू से गवर्नमेंट में टॉप ब्रास में जो अच्छी से कॉन्टैक्ट्स है उनके ज़रिए उनको कुछ मदद करने की कोशिश के जैसा दिख रहा है। एक ये दूसरी चीज़ ये है कि भाई नो डाउट जोहो कॉरपोरेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी जेंट इन इंडिया। वो भी यहाँ लोकली डेवलप हुआ था,
और कोई बाहर का कंपनी नहीं है। तो ये कंपनी को हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स देने के ज़रिए उसको सेल्फ रिलायंस बना के कल आइंदा चल के गूगल को और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने के लिए हम आगे बढ़ रहे, बोल के श्रीधर वेम्बू का और उनका कई बयाना है, उसमें आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं, क्योंकि उनके कंपनी प्रोफाइल पे भी गए हैं। तो एक्चुअली श्रीधर वेम्बू भी वो की पोजीशन से हट के अब चीफ साइंटिस्ट बन गए हैं। उनके प्लेस में दूसरे आए, क्योंकि उन्होंने टोटल रिसर्च के ऊपर मैं काम करके जोहो कॉरपोरेशन को और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बोल के बता रहे थे। मगर बेसिकली उनको इंक्लिन उनका रुझान तो आरएसएस की तरफ है। दिस इज़ बेसिकली एक टोटल एक पिक्चर जो है जोहो कॉरपोरेशन को लेके। और सर आखिर में ये टेक्निकली इनकी एबिलिटी जोहो की कितनी है? इनके टेक्निकल, ये मैं बता रहा था ना, ये तो टेक्निकली वन ऑफ द बिग था। टीसीएस से भी अच्छा रैंकिंग है जोहो का। एक्चुअली वो उसके देखा गया तो 34 में 35 से कुछ पोजीशन पे रहता। फोर्ब्स बोल के एक मैगज़ाइन रहती, वो लोग जो सालाना निकालते उस वो रेटिंग में इसका रेटिंग अच्छा है बना। लेकिन यहाँ पे बहुत क्रूशियल बात ये है कि भाई ये इसका टेंडर का प्रोसेस 2022 या 23 में कुछ शुरुआत में हुआ था, मगर इनका 2023 में इनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 7 साल के लिए। मतलब 2023 से अगर 7 साल हिसाब कर लिए तो आपको 2030 तक जोहो कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे मेल्स डील करती है, जितने भी एम्प्लॉइज़ है। अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट 2023 में फाइनलाइज किया गया 7 साल के लिए। 25 सितंबर तक अब तक 12 लाख एम्प्लॉइज़ के टोटल मेल्स इस पे माइग्रेट हो गए। मतलब एनआईसी पे नहीं रहते, अब पूरे उनके सर्वर नहीं, टोटल जोहो कॉरपोरेशन के ऊपर आ गए थे। तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कुछ और साल 1.5 साल में और तकरीबन इनके पास या 3.3 मिलियन मतलब 30 लाख एम्प्लॉइज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी है उनके पूरे मेल्स उनको वहाँ पे जोहो कॉरपोरेशन हैंडल करेगा आइंदा चल के। और ईच मेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 170 रुपये की चार्ज जोहो को पे करेंगे वो। ओके, तो सालाना अभी तक तो 650 करोड़ कुछ है। तो आइंदा चल के और उसके और भी सर्विसेज है, तो 170 से लेके मेरे ख्याल से 300 रुपये कुछ चार्ज होता उनका। लेकिन 170 तो बेसिक चार्ज है। उसको कितना ज़्यादा कलेक्ट करते, क्या करते, टेंडर में क्या प्रोसेस है, टेंडर में क्या वेटिंग किया गया है, उसके बारे में अपने पास, क्योंकि टेंडर पेपर्स तो कहीं अवेलेबल नहीं है। जिसके पास भी है वो थोड़ा सा जो है आउटलाइन का मटेरियल है, मगर एक्चुअली ओरिजिनल जो वेटिंग हुआ था कंडीशंस क्या है वो अभी तक पब्लिक नहीं करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक चीज़ है। और इसमें मेन कंसर्न क्या रहता, अब 2029 में इलेक्शंस होंगे। ओके, सपोज इलेक्शंस होने के बाद में चलो बीजेपी अगर गवर्नमेंट नहीं आई, दूसरी गवर्नमेंट आई, लेकिन उसके बाद में भी 1 साल तक जो है ये वो मेल्स के पूरा कम्युनिकेशन जोहो के ज़रिए जाते रहेगा। एक आज की इंटरनेट के ज़माने में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में, आप कोई भी मेल कोई भी इंटरनेट में जाने के बाद में सेफ़ नहीं है बोल के इट्स अ जनरल परसेप्शन है। क्योंकि इज़राइल के पास जो अब जैसा कि आप इज़राइल की तो बात छोड़ देंगे, इंडिया में अपन इंटरनेट पे यानी तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कभी कभी वार्निंग्स आते रहते हैं और बताया जाता है कि भाई आप इंटरनेट में ये चीज़ें अगर सर्च करें तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने की चांसेस है। ये वर्ड्स के बारे में मत जाओ, जैसा कि बॉम्ब मेकिंग, चाइल्ड प्रोन, ऐसे चीज़ों पे आप एहतियात करो बोल के अपने को वार्निंग्स आते रहते हैं ना। तो इसके हिसाब से मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी जो भी डे टू डे इंटरनेट सर्फिंग है उसको मॉनिटर कर रही है। मतलब उसके पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि भाई उन कोई भी चीज़ में झांक के देख सकती। ये दिस इज़ वन एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट है इज़राइल के पास भी ऐसे ये है कि बताया गया कि कई आर्टिकल्स है कि भाई इंटरनेट इज़राइल वर्ल्ड में इंटरनेट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है अगर इज़राइल चाहा तो मिनटों में उसका हासिल कर सकता। सो नाउ जोहो कॉरपोरेशन पहले भी एनआईसी से जाता है। एनआईसी का
थोड़ा सा अभी तक इतना तक नहीं हुआ कंपैरेटिवली. दैट इज़ नॉट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट अलग रहता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट अलग रहता है. जैसा मैं बताया कि भाई उसमें कोई भी एम्प्लॉय आ रहा, उसके एंटीजेंडन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कुछ वेरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, इसका नहीं. तो अल्टीमेटली प्राइवेट कॉरपोरेशन का अल्टीमेट एम पैसा बनाना रहता. सेंट्रल गवर्नमेंट का कमिटमेंट थोड़ा सा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कमिटमेंट में थोड़ा सा उसको जो है सिंसियरिटी कमिटमेंट रहता. तो ये इस चीज़ों को लेके थोड़ा सा भरोसा यहाँ पे दिखता, इधर भरोसा नहीं दिखता. तो अब उतना सेफ बोल के अपन नहीं बता सकते. सपोज़ खास करके कल गवर्नमेंट चले गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, ये साल में जित कुछ भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के बीच में चल रहा, तो थर्ड पार्टी उसको वॉच कर रहा. तो ये जो है डेफिनेटली ये पूरे वेम्बू को कॉन्ट्रैक्ट मिला बीजेपी के गवर्नमेंट में. कल इंडिया की जो भी कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई, तो किसको लॉयल होंगे? ये भी एक मसला पैदा होता है, ये भी एक सवाल है. किसी को लॉयल है आप? हाँ, सिंपथाइजर भी है. आप ओपनली आप बता रहे हैं कि भाई मेरे को ये आइडियालॉजी पसंद है, ये आइडियालॉजी पसंद है बोले, तो आपकी आइडियालॉजी मेरे को पसंद नहीं है बोल के ही है ना. जी हाँ. तो उसका इंटरप्रिटेशन तो वही रहता. तो ये चीज़ों को लेके खास करके उसके ऊपर ये सवाल निशाना बना हुआ है, और लोगों के दिल में भी थोड़ा सा खौफ पैदा हुआ है, पर्टिकुलरली ये है. तो देखना चाहिए गवर्नमेंट किस तरह से उसके ऊपर एक्ट करती है. तो कुछ गवर्नमेंट आगे चल के बताती कि भाई नहीं इट्स फुल प्रूफ, जबकि वेम्बू बता रहे कि भाई 15 से 20 टेस्ट पास होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे को हैंड ओवर करी बोल के. लेकिन गवर्नमेंट इतना पैसा प्राइवेट पार्टी को देने के बजाय 650 करोड़ खाली सालाना देख लो, तो 6 साल के लिए तो 3000 करोड़ के ऊपर यही हो गया, 3-4 हज़ार करोड़. वही पैसे एनआईसी को लगाए तो एनआईसी को और मजबूत बना सकते हैं, खुद अपने लोकल सर्वे बना सकते हैं, और कुछ फुल प्रूफ बना सकते हैं, और लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने की चांसेस वगैरह रहते. प्राइवेट में भी मिलती, लेकिन गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट लेने का अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट के अभी जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट से पूरे को डिसइन्वेस्टमेंट बोल के बंद करते जा रहे. एनआईसी था, अब एनआईसी भी अब अगर ये शुरू हो गया तो इससे पहले ख़त्म हो जाती कि चंद दिनों के बाद एनआईसी भी अपना वजूद खो बैठती. तो दिस इज़ द सिचुएशन पर्टिकुलरली ये. इशाकी साहब, थैंक यू वेरी मच. आप हमारे स्टूडियोज़ आए और हमारे दर्शकों को इस टॉपिक पर बेहतरीन इंसाइट्स दिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुरू से हमारे साथ जुड़े रहने का. इसी तरह करंट अफेयर टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए ट्यून कीजिए यूट्यूब चैनल कैंडिड टॉक्स. फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ. शुक्रिया. टेक केयर. खुश रहिए.